जीवन साथी चुनते वक्त हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए और मैरिज की डेफिनेशन भी तो पता होनी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में यही जानते हैं। मैरिज में एम का मतलब होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है दो लोग आपस में एक दूसरे को कितना जानते हैं, वो लोग आपस में एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, ये नहीं कितना जानते हैं। शादी में ना अरेंज और लव दोनों साइड में धरा रह जाता है, सिर्फ मैरिज रह जाती है। दो लोगों की शादी होती है तो दो परिवारों की भी शादी होती है और उनके रिचुअल्स भी होते हैं। और अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं, मान लो आपकी सेम कास्ट में अगर शादी होती है तो थोड़ी मुश्किलें कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ के रिचुअल्स आपको पहले से पता होते हैं, आपको नया कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती। इसलिए अगर एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, जैसे आप शादी करके कहीं गए हो, तो सबसे पहले तो आपको वहाँ के रिचुअल्स फॉलो करने होंगे, कि रीति रिवाज आपको सीखने होंगे और उन सब में आपका काफी टाइम लग जाएगा। तो जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में ही सब कुछ हो जाए, कम से कम 1 साल तक तो आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि घर में क्या हो रहा है, इस घर में कैसे फैसले लिए जाते हैं, इस घर के लोगों की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। ये सारी चीजें कम से कम 1 साल तो लगता है इंसान को ऑब्जर्व करने में, चाहे सेम कास्ट में हो और चाहे अदर कास्ट में हो। लेकिन सेम कास्ट में होने से आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ के रिचुअल्स आपको पहले से ही पता होंगे, आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं होगी। अदर कास्ट में जा रहे हो तो सामने वाले का आपको समझना और आपको समझाना भी जरूरी हो जाता है। इसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ हस्बैंड ही हो या वाइफ ही हो, क्योंकि हस्बैंड को भी तो वो रिलेशन निभाने होते हैं, तो वाइफ को उसके घर में निभाने होते हैं। तो हस्बैंड को भी वाइफ के घर में भी तो अपनी सम्मान बनाए रखना है। जब अपने सम्मान बनाए रखना है तो वहां पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत काम आती है। एक दूसरे के लिए साथ यही देखा जाता है, एक दूसरे को मेंटली सपोर्ट कहाँ तक कर पाते हैं ये इसी बात पर निर्भर करता है। दूसरा है ए मीन्स अपोलॉजी और एप्रिशिएशन। ये दोनों ही जरूरी है शादी में। कहते हैं कि दोस्ती का एक वसूल होता है कि नो सॉरी और नो थैंक यू, लेकिन शादी में ये दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं। आप किसी से माफ़ी मांगो और कोई आपको माफ़ कर दे तो कितना अच्छा महसूस होता है ना। और जब आप किसी से माफ़ी मांगो और वो आपसे तड़क के बात करे तो कितना बुरा सा लगता है। तो यही बात होती है, बिना गलती के भी कभी कभी माफ़ी मांग लेना भी झगड़े का अंत कर देता है। तो यही एक दूसरे के लिए हमें माफ़ी मांगना और माफ़ी देना ये सीखना होगा। दूसरा ये है एप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन हर चीज़ में, ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत ही अच्छा लग रहा है तब आप अप्रिशिएट करो, या फिर किसी ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है तब आप उसे अप्रिशिएट करो। कोई ऑफिस जा रहा है और आप उससे ये कह दो आप इतना सारा काम कैसे संभालते हो। वो एक छोटी सी वर्डिंग्स होगी आपके मुंह से निकले हुए, लेकिन उसका पूरा दिन अच्छा बीतेगा, वो पूरा दिन खुश रहेगा कि सामने वाला मुझे कितना महसूस करता है, सामने वाला मुझे कितना प्यार करता है कि वो मेरे बारे में इतना सोच रहा है। ऐसे ही आप ऑफिस जाते वक्त अपनी वाइफ को कह दें कि भाई आप पूरा दिन आप पूरे घर को कैसे मैनेज करते हो, सही में बहुत टफ है ना। इतनी ही खुशी बहुत होती है सामने वाले के लिए। तो हर चीज़ में सॉरी और थैंक यू बोलने की आदत डाल लो और एक दूसरे को एप्रिशिएशन देने की आदत डाल लो, फिर भी मैरिज का रिश्ता बहुत आसान हो जाता है। फिर आता है मैरिज में आर का मतलब होता है रेस्पेक्ट टू ईच अदर। कैसे? आप कोई भी रिश्ता हो, मेरा तो मानना ये है कि कोई भी रिश्ता हो, अगर एक दूसरे में रेस्पेक्ट नहीं है तो वो रिश्ता ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता। और यहाँ तो पति पत्नी की बात आ गई जिनको ज़िंदगी भर साथ रहना है, तो अगर उनको एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट नहीं होगा तो क्या वो रिश्ता टिक पाएगा? रेस्पेक्ट कैसे? दूसरों के सामने, अपने सामने दूसरे की गलतियां ना गिनवाना, एक दूसरे की खूबियां गिनवाना। कई बार रेस्पेक्ट ऐसे भी हो जाता है कि फैमिली में से कोई भी कुछ भी बोल जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को कुछ भी बोल देता है तो बहुत फर्क पड़ता है। तो एक दूसरे की रेस्पेक्ट बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। फिर दूसरे आर का मतलब होता है रिएक्ट और रेस्पॉन्ड। रिएक्ट ऐसे कि जैसे कि मान लो आप कहीं गए हो, जब इंसान को किसी को परखना होता है ना तो ये सबसे बड़ा तरीका होता है कि वो बंदा कैसा रिएक्ट कर रहा है। बार क्या करते हैं कि हमारे साथ में जो होते हैं उनके साथ तो हम सही से बात करते हैं, लेकिन अपने से जो नीचे दर्जे के लोग होते हैं, जैसे वॉचमैन हो गया, वेटर हो गया, इनके साथ वो कैसे बिहेव करता है, इनको वो कैसे बुलाता है, इस बात पे भी निर्भर करता है कि पर्सन कैसा है। फिर वो आपकी बातों पे रिएक्ट कैसे करता है। इसका मतलब कि अगर आपने उसे कुछ बोला, मान लो घर की प्रॉब्लम है या ऑफिस की प्रॉब्लम है या आपकी खुद की कोई प्रॉब्लम है, और आप अगर उनसे बता रहे हो और वो एकदम से रिएक्ट कर दे रहे हैं, बिना समझे बिना पूरी बात सुने एकदम से रिएक्ट कर दे रहे हैं, तो वो भी गलत है। एक दूसरे की बातें सोचे समझे फिर एक दूसरे को सलाह दें या एक दूसरे से बोले, वो भी आराम से,
ये नहीं एक दूसरे पर चिल्लाकर हम कोई बात बोलेंगे तो शायद वो एक दूसरे का रेस्पेक्ट ही खत्म कर देगा। फिर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसे उठा सकता है, कितनी उठा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जेंट्स पे ही निर्भर करता है, लेडीज पर भी निर्भर करता है। शादी से पहले क्या होता है, ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल ऑफिस के 15 मिनट पहले उठती हैं लड़कियां और सब कुछ टिफिन विफिन तैयार मिलता है, मम्मी सब कुछ रेडी करके रखती है और बस उठना है और चले जाना है। और शादी के बाद फिर उसे कुकिंग करके घर में सबके लिए खाना बना के जब निकलना होता है तो फिर उसको दिक्कत हो जाती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के लिए है, दोनों को ही कुकिंग बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों जब वर्किंग हैं तो सुबह जब निकले घर से तो दोनों जने खाना बना सकते हैं। एक खाना बना दे और एक कटिंग कर दे तो फिर भी बहुत आसान हो जाता है। अगर एक पे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि दोनों अगर वर्किंग है और एक को सारा काम करके निकलना है और एक बंदा आराम से उठे और नहाए और चला जाए तो ये दूसरे के लिए काफ़ी बर्डन हो जाता है। इसलिए लड़का हो या लड़की, अगर शादी से पहले अगर थोड़ी बहुत कुकिंग, जब हम खाना खा सकते हैं तो बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बनाना भी दोनों को ही आना चाहिए, नहीं तो ऐसे चलकर आगे चलकर रिश्तों में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि फॉरेन कल्चर का ये तो अपना चुके हैं कि लड़का और लड़की दोनों को कमाना चाहिए। मतलब जब दोनों को कमाना चाहिए तो घर के काम भी तो दोनों के हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोनों की है। मान लो अगर आपके फादर और मदर आपके साथ नहीं रहते, आप न्यूक्लियर रहते हो, वहाँ पे सिर्फ लेडीज काम कर रही है और जेंट्स सिर्फ ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं मन में ये आता है कि मैं तो दोनों रोल निभा रही हूँ और ये एक बंदा एक रोल निभा रहा है। या फिर ऐसी दिक्कत आ जाती है तो लेडीज को बोल दिया जाता है कि आप अपनी जॉब छोड़ दो अगर आप ये नहीं कर सकते तो ये भी तो गलत है, उसके सपनों के साथ खिलवाड़ है। तो ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए शादी में। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है तो दोनों को साथ मिलकर उठानी होगी और बहुत हद तक दोनों जब साथ मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे तो वो रिश्ता फिर बोझ नहीं बनेगा, वो फिर इंजॉयमेंट के साथ कटेगी वो जिंदगी और दूसरे के साथ आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करोगे हमेशा। जैसे कि अगर दोनों वर्किंग हैं और सुबह अगर एक एक्स्ट्रा सब्जी बना के रख दिया जाए फ्रिज में शाम को, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं होती, सुबह सुबह आपकी एनर्जी फुल अप होती है तो आप वो चीज कर सकते हो। आप सुबह एक एक्स्ट्रा सब्जी बना के, हाँ मानती हूँ 12-13 घंटे की सब्जी पुरानी खाने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन हम बाहर का जो जंक फूड लेकर आएंगे उससे तो बेटर है, क्योंकि वो तो पता नहीं कब से पैक करा हुआ होता है या फिर कैसे तेल में बनाया होता है, कैसे मसाले यूज किए होते हैं, आपको कुछ नहीं पता होता। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दोनों की है, कुकिंग की भी, पैसे कमाने की भी और बच्चों को भी संभालने की भी और परिवार को भी संभालने की। नेक्स्ट आता है आई। आई का मतलब होता है, आजकल तो सब कुछ ही आई है, आईफोन, आईपैड, मतलब इंसान आई के अंदर ऐसा बंध के रह गया है कि वी और दे तो इंसान भूल ही गया है, उसको कोई मतलब ही नहीं है वी और दे होता क्या है। तो आई को भूलना होगा और वी को अपनाना होगा। मतलब आपके सपने, आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं या फिर आप जो भी चाहते हो जिंदगी में, उसको आई से आपको वी में कन्वर्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि आई जहाँ पे आ जाता है ना, वहाँ रिश्तों की यूँ समझ लो एंड शुरू हो जाता है। हमें अपना आई भूलना होगा, मतलब मेरे लिए ये काम कर दो या मुझे ये काम पसंद है, मैं अपने लिए यही करूँगी। शादी से पहले यही सब होता है, लेकिन शादी के बाद आपको उस आई को वी में कन्वर्ट करना होता है, आपकी पसंद को भी और आपकी नापसंद को भी। सामने वाला दोनों हो सकते हैं, इस पे मैं किसी एक को ब्लेम नहीं कर रही। उसके बाद आता है ए का मतलब होता है आध्यात्मिक जीवन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपनी मैरिज लाइफ का, क्योंकि अगर आप में आध्यात्मिकता नहीं है तो एक एज के बाद दोनों एक दूसरे के लिए बर्डन हो जाओगे। वो कैसे, वो समझाती हूँ। आध्यात्मिक जीवन का मतलब होता है हम कहीं ना कहीं अपने रीति रिवाजों से या भगवान के थ्रू से कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान, अंदर से एक ऐसा इंसान है जो दूसरे के बारे में सोचता है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता। एक एज के बाद है ना, हमें क्या होता है कि कई बार एक दूसरे की जो ज़रूरतें हैं ना वो पूरी नहीं कर पाते। लाइफ के एक एज ऐसा आता है जहाँ पे हम वो चीज़ें पूरी नहीं कर पाते, और जब वो चीज़ें पूरी नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं ये सोचना होता है कि सामने वाले को कैसा लगेगा या फिर वो कैसा फील कर रहा है, या फिर उसकी तबीयत खराब है तो वो कैसी फील कर रही है, मेरी मर्जी कुछ और है और उसकी मर्जी कुछ और है। तो ये चीज़ें ना, पता है, आध्यात्मिकता से जब हम जुड़े रहते हैं तो हमें ये चीज़ें बहुत फील करवाती हैं। लाइफ में अगर एक एज के बाद बैलेंस बनाना है ना, तो थोड़ा थोड़ा अपने आप को आध्यात्मिक बनाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, नहीं तो एक एज के बाद दोनों ही एक दूसरे के लिए बर्डन रह जाओगे। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे सिर्फ एक दूसरे के साथ रहोगे, एक दूसरे के पास नहीं रहोगे। तो थोड़ा बहुत अपने आप को आध्यात्मिक बना लो। मतलब मेरा कहने का मतलब, ये आध्यात्मिक का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता। आध्यात्मिक का मतलब होता है हम कहीं ना कहीं अपने जो रिचुअल्स हैं, जो रीति रिवाज है ना, उनको भूल जाते हैं, और जब उनको भूल जाते हैं ना तो जिंदगी बस एक मशीन की तरह काम करती रहती है। जो अंदर से हम इंसान हैं वो चीज़ वो रह ही नहीं पाते।
तो हमें थोड़ा थोड़ा अपनी गीता, अपने रामायण, इन सबको भी थोड़ा थोड़ा अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आगे चलकर हमें एक दूसरे के साथ रहने में बहुत मदद करेंगी। हम अपने रीति रिवाजों को अगर भूलते जाएंगे तो ये आध्यात्मिकता हमारे अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएगी, और फिर अब प्रवेश नहीं कर पाएगी तो हम एक दूसरे के साथ, जब बुढ़ापे में हमें एक दूसरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ना, उस टाइम पे सिर्फ एक बंदा दुखी रहेगा और एक बंदा बहुत खुश रहेगा। वो इसलिए क्योंकि एक बंदा घर में ही बंद के रह गया है और एक बंदा बाहर अपना जीवन आराम से बिता रहा है। तो थोड़ा थोड़ा अपने आध्यात्मिकता की तरफ भी ले जाने की हमें कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमारा आगे का जीवन सुखमय हो सकता है। फिर अगला पॉइंट आता है जी का मतलब होता है गेटिंग टुगेदर। गेटिंग टुगेदर का मतलब होता है कि जब आप दो जने होते हो और एक दूसरे से ईगोइस्ट होकर, मतलब लड़ाई हो गई और एक दूसरे से बात नहीं करना हमें, तो ये चीज़ें ना थोड़ा ईगो को साइड में रखना पड़ता है जब शादी हो जाती है। तो ये ईगो में आकर मेरी गलती नहीं है, मैं क्यों बात करूं, या फिर वो मुझे ऐसा कैसे बोल के चला गया, वो उसकी, मतलब किसी की भी गलती हो, मुझे नहीं पता कि किसकी गलती है किसकी नहीं, लेकिन शादी के बाद जब किसी की भी गलती होती है और सामने वाला माफ़ी मांग लेता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो झुक गया या फिर वो कमज़ोर है या फिर उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। हाँ, हर बार नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी झुक जाना भी रिश्तों में बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप एक दूसरे के लिए झुकोगे ना तो सामने वाला बंदा भी सोचेगा, अगर वो समझदार होगा तो। अदरवाइज अगर नहीं होगा तो आप बार बार झुकोगे तब भी वो वही चीज़ रहेगी। इसलिए कभी कभार रिश्तों में झुक जाना सही होता है। और एक दूसरे को समझ लो, अगर लड़ाई भी हो गई तो भी बात करके उस चीज़ को ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो वो मेंटली आपको हरेस करेगा, कई बार आपके दिमाग को इस तरह से डिस्टर्ब कर देगा कि आपकी लाइफ ही आपको बर्डन लगने लग जाएगी। तो इसलिए कोई भी झगड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, एक दूसरे से बात करके उसको सॉल्व जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर बात करोगे तो ही तो सोल्यूशन मिलेगा। जब बात ही नहीं करोगे तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हाँ, जहाँ आर्गुमेंट्स बहुत बढ़ रही हैं कि भाई एक बंदा समझने को ही तैयार नहीं है, दूसरा बोले जा रहा है, तब भी मैं तो ये कहूँगी, अगर रिलेशनशिप को आप लोगों को मैनेज करना है तो एक दूसरे से बात करके उस बात को ख़त्म करनी चाहिए। और अगर बात नहीं करनी है तो फिर उस पॉइंट को वहीं भूल जाओ, दोबारा ज़िंदगी में वो पॉइंट वापस उठकर नहीं आनी चाहिए किसी भी फैसले में। फिर आता है ई का मतलब होता है इमोशनल सपोर्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इमोशनल हर कोई होता है, जेंट्स और लेडीज़ नहीं, दोनों ही होते हैं। इमोशनल सपोर्ट कभी कभी बहुत हेल्प कर जाता है। और ये जो बाहर अफेयर्स होते हैं ना, इसका कारण भी कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट ही होता है। कई बंदा बाहर से थका हारा आता है और फिर यूँ कहता है कि मैं बहुत थक गया, आज का दिन बहुत टायर्ड था, तो फिर हम सामने वाले से अगर ये कह दें कि क्या हुआ, क्या बात हो गई, किस लिए आप इतना टायर्ड फील कर रहे हो, तो ये भी बहुत हेल्प कर जाती है। और उसकी बातें बैठकर सुन लेंगे तो ये और भी अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर हम सामने बंदे से इसके बजाय ये कहेंगे कि तुम्हारा दिन कैसे खराब रहा, मैं तो ऑफिस में पूरे दिन दुखी रही, घर आकर बच्चों को संभाला, मैंने सारा काम किया, मतलब उसको अपनी बात कहने नहीं देना, सिर्फ सामने वाले को अपनी बात सुनाने में अगर बिलीव करोगे तो वो इमोशनल सपोर्ट कभी नहीं हो पाएगा। और यही बात लेडीज़ के साथ भी हो सकती है। अगर लेडीज़ भी आकर यूँ कहती है आज मेरा दिन बहुत टायर्ड रहा, या फिर मेरे सर में दर्द हो रहा है, पूरे दिन मैं बहुत दुखी रही, आज मैं हॉस्पिटल, मतलब अपने दिन की बात अगर लेडीज़ बता रही है तो वहाँ जेंट्स को भी उसकी बात स्थिर होकर सुन लेनी चाहिए, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि उसका काम कम है, क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंस बराबर रखते हैं। तो दोनों की ही इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी हो जाती है और दोनों को ही इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है एक दूसरे से। बाकी कोई करे ना करे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे से इमोशनल सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर लाइफ नहीं चल सकती। तो मेरी जानकारी यहीं तक थी। अब आप बताइए आप इस बारे में और क्या सोचते हैं, और अगर मेरी जानकारी आप लोगों को सही लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।